बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैटेगरी बी के लिए बायोकेमिस्ट्री, जो कि विटामिन चैप्टर में नियासिन B3 विटामिन आज हम डिस्कस करेंगे। नियासिन B3 विटामिन जो है हमारे साथ जो है वाटर सॉल्युबल है और थर्मोस्टेबल है। मैंने पहले ही स्टार्ट में विटामिन जो है उसकी क्लासिफिकेशन की थी, जो कि वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल है। और थर्मोस्टेबल का भी मैंने क्लासिफिकेशन डिटेल से किया था प्रीवियस लेक्चर में। नियासिन जो है याद रखें वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल हमारे साथ जो है ADEK है, जो कि बी कम्प्लेक्स वाले हैं वो वाटर सॉल्युबल है। अब एक चीज़ मेरे साथ वाटर सॉल्युबल है तो ऑब्वियसली मुझे क्या है, मुझे इतना अमाउंट चाहिए जो बॉडी को, वैसे भी विटामिन हमारे साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मीन्स स्मॉलर क्वांटिटी में या माइनर क्वांटिटी में हमारे बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट है डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, उसमें रोल अदा करने के लिए। अब नियासिन जो है वो हमारे साथ जो है वाटर सॉल्युबल है, थर्मोस्टेबल है और विटामिन B3 है और ये हमारे साथ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। लेकिन अब ये वाटर सॉल्युबल है तो ये है अगर हम ये लेंगे तो क्या होगा, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये हमारे साथ वाटर सॉल्युबल है। ये अब जब हम लेंगे, जब इसकी डिपोजिशन जो है डिपोजिशन नहीं होगी बॉडी में, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, ये आसानी से बॉडी से रिमूव होगा। आप सेनिनम जो है निकोटेनिक एसिड है, नियासिन अमाइड है और पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर है। आप याद ये ज़रूर रखें कि नियासिन की डिफिशेंसी की वजह से क्या है, एक डिजीज़ काज होती है, उसका नाम क्या है, पेलेग्रा। आप पेलेग्रा को अगर मैं शॉर्टकट या इजी वे में बताना चाहूँ तो 3D आप याद रखें, मीन्स डायरिया, इसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है। डरमेंशिया नर्व डिसऑर्डर होती है, इसमें याददाश्त जो है वो जाती है, ठीक है, नर्व डिसऑर्डर होती है डरमेंशिया। एंड डर्मेटाइटिस जो है स्किन रैशेस, स्किन प्रॉब्लम होती है। अब ये तीन चीज़ें जो है 3D पेलेग्रा में ये तीनों चीज़ें होती है, या तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है, नर्व डिसऑर्डर होगा और स्किन प्रॉब्लम्स होगी, तो वो बीमारी जो है उसको नाम हम पेलेग्रा देते हैं और वो जो है नियासिन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। अब नियासिन विटामिन B3 जो है हम कहाँ से लेते हैं, हम जो है लिवर, किडनी, मीट, फिश, मिल्क, एग, लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स हो गए हैं। अच्छा, इस तरह अगर मैं ड्राइड यीस्ट जो है, ड्राइड यीस्ट उसमें भी हमारे साथ है, होल व्हीट में भी है, पीनट में है, टोमेटोज़ में भी हमारे साथ क्या है, B3 है, विटामिन B3। अब अगर एक बंदा ये चीज़ें नहीं ले रहा, ठीक है, ये चीज़ें नहीं ले रहा और तो ऑब्वियसली उसको उसके बॉडी में डिफिशेंसी होगी, जो कि इस चीज़ें की ना लेने की वजह से होगी। और इन चीज़ों में क्या प्रेजेंट है, इन सोर्सेज में B3 विटामिन प्रेजेंट है और वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ वाटर सॉल्युबल है और थर्मोस्टेबल है। अब एक बंदा ये सोर्सेज नहीं ले रहा तो वो B3, उसकी बॉडी में B3 डिफिशेंसी होगी और उसकी वजह से पेलेग्रा डिजीज़, जो कि 3D, उसको 3D डिजीज़ भी कहते हैं, वो काज होगी उसकी डिफिशेंसी की वजह से। अब इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं B3 विटामिन की, डिफरेंट फंक्शंस है।
एक तो ये है कि जब मैंने डरमेंशिया की बात कही, डरमेंशिया की, तो ऑब्वियसली एक पेलेग्रा जो है एक डरमेंशिया काज करती है, तो वो नर्व डिसऑर्डर डिजीज़ है। अब नर्व डिसऑर्डर अब ये काज करती है, और अगर एक बंदा जब B3 लेगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली डरमेंशिया नहीं होगा। तो CNS स्टिमुलेटर, मैं इसको हेडिंग दे देती हूँ। CNS स्टिमुलेंट मीन्स उसके जो है नर्व डिसऑर्डर जो है वो नहीं होगा। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका जो है बिल्कुल सही से काम करेगा, बिल्कुल प्रॉपर वे में उसका क्या होगा, उसका जो है CNS जो है वो सही से काम करेगा। अब एक बंदा B3 नहीं ले रहा तो ऑब्वियसली नर्व डिसऑर्डर होगा ना, CNS जो है वो सही से काम नहीं करेगा। अब एक लेगा तो वो CNS स्टिमुलेटर है, अब नहीं लेगा तो ऑब्वियसली CNS जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से लोगों को डरमेंशिया हो जाता है। अब ये डरमेंशिया जो है ये ज़्यादातर केसेस में ओल्ड एज में होती है, लेकिन इसके फिर डिफरेंट केसेस है, यंग में भी हो सकती है। ऑब्वियसली ये B3 की वजह से होती है। तो अगर एक बंदा अगर यंग एज का है, अगर वो भी B3 नहीं ले रहा तो ऑब्वियसली डरमेंशिया आ सकता है, नर्व डिसऑर्डर उसको हो सकता है। ज़रूर नहीं है कि ओल्ड एज में, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मली अगर मैं बात कर लूँ तो नॉर्मली हमारे साथ जो है ओल्ड एज में डरमेंशिया ज़्यादा होता है। अब दूसरा फंक्शन ये है कि एक्ट एज अ कोएंजाइम। अब नियासिन जो है जो कि B3 विटामिन है, हमारे साथ जो है ये एक एंजाइम का एक पोर्शन है, एक पार्ट है जो कि एक्ट एज अ कोएंजाइम काम करता है। और ये जो है मेन जो एनर्जी है जो कि फैटी एसिड से वो एनर्जी बनती है, जो कि NAD है या NADP के फॉर्म में आ सकती है या NADPH के फॉर्म में आ सकती है। तो इसके लिए क्या है, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प देती है विटामिन B3। और जब रिएक्शंस होते हैं तो ये है कि ये B3 जो है ये क्या करता है, जब अगर मैं कोएंजाइम की बात कर लूँ, जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें ये होता है रिडॉक्स रिएक्शन में कि H एक्सेप्टर होता है। H एक्सेप्टर होता है तो अगर मैं इस एनर्जी की बात लूँ, इस रिएक्शन थी तो इसमें ये H जो है ये नियासिन जो है B3 जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो एक्ट एज अ कोएंजाइम भी ये हेल्प देता है। और डिहाइड्रोजिनेसिस जो रिएक्शन होता है उसमें क्या करता है कि उसमें जो है H एटम जो है उसको रिमूव करता है ये B3 रिएक्शन में। और डिहाइड्रोजिनेस उसको कहते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एक रिएक्शन में B3 हटा देता है उस हाइड्रोजन एटम को, और फिर वो हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या होता है, वो दूसरे पार्ट के साथ दूसरे ग्रुप के साथ मिल जाता है। तो इसको क्या करते हैं, उसको जो है कोएंजाइम कहते हैं। इस तरह ये एक रिएक्शन करता है। अगर मैं अब इस रिएक्शन की बात अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि NAD है, ठीक है, या NADP है, NADP है, अब इसके साथ H नहीं है तो ये B3 क्या करेगा, ये B3 जो है पहले डिहाइड्रोजिनेस करेगा, पहले जो है एक रिएक्शन से हाइड्रोजन एटम रिमूव करेगा और फिर वो हाइड्रोजन एटम जो है इस एनर्जी के साथ अटैच करेगा। तो ये क्या होगा, एक्ट एज अ कोएंजाइम ये काम करेगा। अब फिर इस कोएंजाइम की वजह से एनर्जी मेटाबॉलिज्म होती है, एनर्जी मिलती है एक प्रोसेस को, एक रिएक्शन को, और वो किसकी वजह से, B3 विटामिन की वजह से मिलती है।
दूसरी ये बात है कि जब एटीपी, अगर यही बात है ना कि जब फैटी एसिड से सिंथेसिस से हमारे साथ जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है या सम हार्मोन्स या जो है हाइड्रोजन एटम की ट्रांसपोर्टेशन, तो वो क्या करता है, वो B3 विटामिन करता है। ये काम क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम फैटी एसिड और सम हार्मोन्स। तो क्या होता है, वो कौन करता है, वो B3 विटामिन करता है। दूसरा इसकी ये बात है कि ऑब्वियसली एक B3, एक बंदा जो है वो B3 ले रहा है, उसको डिफिशेंसी नहीं हो रही, ठीक है। CNS स्टिमुलेटर भी सही है, कोएंजाइम भी सही है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल सही जा रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ तो सही होगा ना। तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ जो है नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अब मैं अगर बात कहूँ सारों विटामिन्स की, ठीक है, तो सारे विटामिन्स ये है कि आप लोग ये याद रखें कि सारे विटामिन्स हम जो है वो ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बंदा विटामिन ले रहा है, वो अपना विटामिन जो अपना एक फंक्शन प्ले करता है, तो वो फंक्शन बिल्कुल सही जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक बॉडी में फंक्शन बिल्कुल सही है, दिमाग सही है, बॉडी का ऑर्गन सही है, रिएक्शन अंदर बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ग्रोथ जो है वो और डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल सही होगी। तो ये याद रखिए कि विटामिन, सारे विटामिन ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम करते हैं। अब इसी तरह ये मेन रोल, अब मैंने 3D की बात कही है और मेन रोल डिमेंशिया है, ठीक है, नर्व डिसऑर्डर है। तो अब मैंने जब CNS स्टिमुलेटर की बात कही फंक्शन में, तो मैं ये पॉइंट भी ऐड कर सकती हूँ कि इसमें क्या है कि मेंटल फिटनेस भी में इस हेल्प देता है, हेल्प इन मेंटल फिटनेस, ठीक है। तो क्या है, या प्रोमोट इन मेंटल फिटनेस। CNS स्टिमुलेटर बिल्कुल सही जा रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ सही है, तो मेंटल फिटनेस भी बिल्कुल सही होगी। अच्छा, अब मेंटल फिटनेस सही है तो क्या होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब सही है। अब अगर मैं इस फंक्शंस को उल्टा लूँ, ठीक है, अगर मैं डिफिशिएंसी की तरफ आ जाऊँ कि चलो एक बंदे को पेलेग्रा है, तो अगर मैं उसके वैसे इफ़ेक्ट बता दूँ कि उसके साथ ये इफ़ेक्ट है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एक बंदे को जब डायरिया है तो मैं नौजिया भी लिख सकती हूँ, वॉमिटिंग भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली डायरिया के साथ हेडेक होता है, हेडेक भी मैं लिख सकती हूँ साइड इफ़ेक्ट में। अच्छा, डिमेंशिया है तो नर्व डिसऑर्डर हो गया, नर्व डिसऑर्डर हो गया तो नर्व डिसऑर्डर के साथ अगर मैं डिप्रेशन लिख लूँ, डिप्रेशन, एक बंदे का सही से नर्व्स काम कर नहीं रहा, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन होगा ना। अगर मैं डिप्रेशन इसके साथ लिख सकती हूँ, स्किन प्रॉब्लम्स है, और इवन अगर डिमेंशिया भी ना हो और इवन अगर डायरिया भी ना हो और एक बंदे को नॉर्मल, एक बंदे को डर्मेटाइटिस हो, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम हो, एक बंदे को स्किन प्रॉब्लम हो, ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब होगा ना, वो डिप्रेशन में होगा, वो कन्फ्यूजन में होगा, उसकी स्लीप सही नहीं होगी, स्लीपलेस होगा। दूसरी ये बात है कि वो जो है एक बंदे का मेंटल फिटनेस सही नहीं जा रहा, तो बॉडी फंक्शन सही से नहीं कर रहा, ऑब्वियसली खुराक सही से नहीं ले रहा, एक बंदा सही से मेंटल इलनेस की वजह से, यार क्यों मुझे स्किन रैशेस आ रहे हैं, क्यों मैं बीमार हूँ, ठीक है, एक बंदे को ये प्रॉब्लम है तो वो सोचेगा, जब सोचेगा तो उसको क्या है, उसको जो है वो सही से फूड नहीं लेगा, जब वो फूड नहीं लेगा तो एट द एंड क्या होगा, उसको जो है GIT प्रॉब्लम्स होंगे, वॉमिट
वॉमिटिंग, नॉजिया। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे कहने का, इतने एक्सप्लेनेशन का मेरा यही मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड है। अब आप रूटीन में ही ले ले, एक बंदे को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो टेंशन में है, तो ऑब्वियसली उसको जो है उसका दिल नहीं चाह रहा होगा कि वो बाहर घूमे, उसका दिल नहीं चाह रहा होगा कि वो मूवीज़ देखे या वो आउटिंग करे या वो अपने आप को खुश रखे, बस वो अपने आप को बंद कमरे में रख देगा। तो ये चीज़ें मेनली ये चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप लोगों को एक चीज़ मिस हो जाए तो आप दूसरा इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अब नियासिन है तो आप B2 नहीं लिख सकते, B1 नहीं लिख सकते, क्योंकि आप लोगों ने इसको याद करना है B3 को। अब वाटर सॉल्युबल है तो आप नियासिन को फैट सॉल्युबल नहीं लिख सकते। अगर आप लोगों ने ये किया तो ये एक ब्लंडर है, ये एक ब्लंडर है जिसकी माफ़ी नहीं है। एक बंदे को ये नहीं पता कि नियासिन वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है, तो वो आई डोंट थिंक सो कि उसके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश है। तो क्या है, आप लोगों ने इसको B3 विटामिन है, वाटर सॉल्युबल है, थर्मोस्टेबल है, इन तीनों चीज़ों को और सेलेनियम को और मेन चीज़ डिफिशिएंसी को आपने याद रखना है। सोर्सेज भी सारों के बिल्कुल सेम है। आप फंक्शन है, फंक्शन भी सेम है, सेम याद कर ले, उलट कर ले, ठीक है। लेकिन मेजर जो मैंने इवन आपको इधर फिर भी मैं दोबारा मेंशन कर ले, तो जब अगर मैंने अभी पेलेग्रा का डिस्कशन किया तो मैंने डिमेंशिया पे ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि मैंने इधर फुल एक हेडिंग दी है फंक्शन में। अब हेडिंग मैंने फंक्शन में दो मैंने दी है, डिमेंशिया के हवाले से मैंने 2 दी है, ठीक है। तो आप अब ये है कि क्या है, मैंने इन चीज़ को, डिमेंशिया को बहुत हाईलाइट किया है फंक्शन में। तो इस तरह जो 2-3 ऐसे पॉइंट होते बहुत ही हाईलाइट करने होते हैं, तो वो जो है आप लोग ना भूले। ये नियासिन है। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये विटामिन में 2-3 टॉपिक्स रहते हैं। यस, आई थिंक काफ़ी रहते हैं, हाँ। अच्छा, चले इसमें जो है आई थिंक 5-6 रहते हैं बी कम्प्लेक्स में। तो इसके है कि आप लोग के 3 चैप्टर्स मैंने सही से डिटेल में कवर कर लिए हैं। इससे पहले मैंने कवर किए हैं, लेकिन फिर भी अगर डिटेल से जो है तो वो मैंने आपको कवर कर लिए हैं। आप ये याद ज़रूर रखें कि प्रोटीन का चैप्टर, कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर कवर हो चुका है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बायोकेमिस्ट्री का, विटामिन का, पैराडॉक्सल फॉस्फेट, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।